हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो हमने स्टार्ट किया हुआ है एनटीए यूजीसी नेट का पेपर 1 की यूनिट 9। तो स्टूडेंट्स ये वीडियो सभी यूजीसी नेट एस्पिरेंट्स के लिए यूजफुल होने वाला है। तो हम इसके सिलेबस के अकॉर्डिंग इसका फर्स्ट टॉपिक प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हम सेकेंड टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं, यूनिट 9 पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंट। ओके, तो इसका जो सेकेंड टॉपिक है वो है ह्यूमन एंड एनवायरमेंट इंटरेक्शन, एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज एंड देयर इम्पैक्ट्स ऑन एनवायरनमेंट। कि ह्यूमन का, एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज का मतलब है मानव जनित क्रियाएं, कि मानव जो भी एक्टिविटीज करता है उसका ह्यूमन पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, उसका जो एनवायरनमेंट है उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, और ह्यूमन का एनवायरनमेंट के साथ जो इंटरेक्शन है वो कैसा होता है, क्या होता है, इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं ह्यूमन एंड एनवायरनमेंट इंटरेक्शन। तो ह्यूमन का एनवायरनमेंट के साथ जो इंटरेक्शन होता है हमें हम उसे इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि जो भी एनवायरनमेंट के साथ या रेस्ट ऑफ द इकोसिस्टम के साथ में जो इंटरेक्शन होता है उसे हम ह्यूमन एनवायरनमेंट इंटरेक्शन कहेंगे। तो हमें सबसे पहले जो टर्म है इकोसिस्टम, उसे समझना होगा कि इकोसिस्टम क्या है, उसके कंपोनेंट्स क्या क्या हैं, ओके, उसके टाइप्स क्या क्या हैं, ये हमें समझना होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करते हैं व्हाट इज इकोसिस्टम। तो ए इकोसिस्टम इज ए कम्युनिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन कंजक्शन विद द नॉन लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट। इसका मतलब ये है कि इकोसिस्टम लिविंग ऑर्गेनिज्म का लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ और लिविंग का नॉन लिविंग के साथ में जो भी इंटरेक्शन होता है उसे हम क्या कहते हैं, इकोसिस्टम कहते हैं। जैसे कि बायोटिक, जो बायोटिक होते हैं उनका एबायोटिक के साथ में, बायोटिक कंपोनेंट्स का एबायोटिक के साथ, और बायोटिक का बायोटिक के साथ में जो भी इंटरेक्शन होता है उसे हम इकोसिस्टम कहते हैं। तो बायोटिक का मतलब है यहाँ पे जैविक घटक, और एबायोटिक का मतलब है यहाँ पे अजैविक घटक। तो जैविक का जैविक के साथ और जैविक का अजैविक के साथ जो भी इंटरेक्शन होता है उसे हम क्या कहते हैं, इकोसिस्टम कहते हैं। तो ये जो इकोसिस्टम टर्म है वो सबसे पहले यूज की थी 1935 के अंदर आर्थर टेंसले द्वारा। ब्रिटिश इकोलॉजिस्ट थे ये, उन टेंसले, उसके द्वारा ये टर्म जो है वो यूज की गई थी। तो ये जो क्वेश्चन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो फर्स्ट ये जो टर्म है वो सबसे पहले इकोसिस्टम, ये टर्म किसके द्वारा यूज की गई थी, तो ये की गई थी टेंसले के द्वारा। तो ये क्वेश्चन बहुत बार प्रीवियस एग्जाम्स में आ चुका है। 1935 में ये टर्म यूज की गई थी। हम सबसे पहले पढ़ते हैं सिस्टम ऑफ इकोसिस्टम के जो सिस्टम है, यानी कि जो फिजिकल ज्योग्राफी है उसमें इकोसिस्टम के बहुत सारे सिस्टम्स बता रखे हैं। तो ये है ओपन इकोसिस्टम, क्लोज्ड इकोसिस्टम और आइसोलेटेड इकोसिस्टम। तो ओपन इकोसिस्टम क्या होता है, जैसे कि नेचुरल रिसोर्सेज है हमारे बहुत सारे, जो उनका जो सिस्टम है वो क्या कहलाता है, ओपन इकोसिस्टम। नेचुरल रिसोर्सेज जैसे कि पॉन्ड हो गया, तो पॉन्ड है उसके अंदर जो सन की रेज आ रही है, सन की लाइट आ रही है उसके अंदर, तो उससे क्या हो रहा है, पॉन्ड के अंदर एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है और मैटर का भी ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है, मैटर का ट्रांसफर कैसे, कि जो पॉन्ड है उसमें क्या हो सकता है, वाटर का जो लेवल है वो ऊपर भी हो सकता है और कम भी हो सकता है। ठीक है, तो उसमें क्या हो रहा है, मैटर का ट्रांसफर हो रहा है और एनर्जी का भी उसमें ट्रांसफर हो रहा है सन की, सनलाइट के थ्रू। ओके, तो ये वाला कौन सा सिस्टम होता है, ओपन इकोसिस्टम। सेकंड है हमारा क्लोज इकोसिस्टम। क्लोज इकोसिस्टम क्या होता है, वो सिस्टम है जिसके अंदर केवल एनर्जी और हीट का ही ट्रांसफर होता है, मैटर का ट्रांसफर नहीं होता। जैसे एग्जाम्पल के लिए वाटर बॉटल, उसे हमने फ्रिज में उसको बंद करके फ्रिज में रख दिया है। ठीक है, तो वो जो वाटर बॉटल है उसमें क्या होगा, एनर्जी का ट्रांसफर होगा, मतलब उसका टेम्परेचर इंक्रीज या डिक्रीज होगा। ठीक है, तो उसका जो टेम्परेचर है, यानी कि उसमें एनर्जी हीट ट्रांसफर हो रही है तो उसका टेम्परेचर में चेंज हो रहा है। ठीक है, उसके मैटर में चेंज नहीं हो रहा है। तो मैटर में चेंज नहीं होता है यहाँ पे क्लोज इकोसिस्टम में, एनर्जी और हीट का ही ट्रांसफर होता है। मैटर में चेंज कैसे नहीं हो रहा है, क्योंकि जो वाटर बॉटल है उसमें जो पानी भरा है उसका जो लेवल है वो क्या कम हो जाएगा, ये क्या ज़्यादा हो जाएगा, नहीं होगा ना। तो वो उतना ही रहेगा, बस वो पानी जो है वो ठंडा हो जाएगा, यानी उसमें ट्रांसफर किसका हुआ है, एनर्जी का। ठीक है, तो ये होता है क्लोज्ड इकोसिस्टम। थर्ड है हमारा आइसोलेटेड इकोसिस्टम। आइसोलेटेड इकोसिस्टम वो इकोसिस्टम है जिसमें एनर्जी का भी ट्रांसफर नहीं होता और मैटर का भी ट्रांसफर नहीं होता है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम्स के रिगार्डिंग। एंड नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम। इकोसिस्टम के कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं, तो एक है बायोटिक कंपोनेंट और एक है एबायोटिक कंपोनेंट। बायोटिक कंपोनेंट्स में क्या क्या आते हैं, प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमंस, ये है हमारे जैविक घटक। ओके, और एबायोटिक में आते हैं हमारे एयर, वाटर एंड गैसेस, अजैविक घटक हैं ये, नॉन लिविंग हैं ये, और ये हैं लिविंग। बायोटिक में जैविक घटक आते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट बायोटिक के अंदर आता है प्रोड्यूसर। अब
प्रोड्यूसर क्या होता है? तो प्रोड्यूसर का मतलब ये है यहाँ पर कि जो अपना खाना स्वयं बनाते हैं, जो अपना खाना खुद बनाते हैं, जैसे कि प्लांट्स वो अपना खाना खुद बनाते हैं, ठीक है। और प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है उसके द्वारा ये अपना खाना स्वयं बनाते हैं। सेकंड है हमारा कंज्यूमर, ठीक है। कंज्यूमर क्या होते हैं? जो कि प्लांट्स, जैसे कि प्लांट्स है उसको एनिमल खा रहा है, ठीक है। प्लांट्स को एनिमल यूज में लेता है खाने में अपने फूड के तौर पर, तो ये क्या हो गया? कंज्यूमर हो गया, इसे हम क्या बोलते हैं? कंज्यूमर। तो जैसे कि कंज्यूमर जो है बहुत टाइप्स के होते हैं, जैसे कि हार्बीवर्स और कार्निवोरस और ओमनिवोरस। तो हार्बीवोरस क्या होते हैं? हार्बीवोरस वो होते हैं जो कि शाकाहारी होते हैं, और कार्निवोरस मांसाहारी, और ओमनिवोरस सर्वाहारी जो सबको खाते हैं, वो हो गए ओमनिवोरस, ठीक है। तो कंज्यूमर ये 3 टाइप के होते हैं। थर्ड है हमारा बायोटिक कंपोनेंट डीकम्पोजर, ओके। तो डीकम्पोजर क्या होता है? डीकम्पोजर वो होते हैं जो डेड ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको सॉइल में मिला देते हैं या उनको डीकम्पोज कर देते हैं, वो होते हैं हमारे डीकम्पोजर। डीकम्पोजर को हिंदी में बोलते हैं अपघटक, ओके। प्रोड्यूसर को बोलते हैं उत्पादक, कंज्यूमर को बोलते हैं उपभोक्ता, और डीकम्पोजर को बोलते हैं अपघटक। तो अपघटक वो होते हैं जो डेड ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको डिकम्पोज कर देते हैं, सॉइल में मिला देते हैं, जैसे कि एंड में जो हमारे छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं वो ये काम करते हैं डिकम्पोज करने का, ओके। तो सेकंड है हमारा एबायोटिक कंपोनेंट्स। तो एबायोटिक कंपोनेंट्स क्या होते हैं? ये दो तरह के होते हैं, एक होता है फिजिकल और एक होते हैं केमिकल। तो फिजिकल कंपोनेंट वो होते हैं जैसे कि इसमें हम ले सकते हैं टेम्परेचर, एक हो गया रेनफॉल, तो ये क्या है? हमारे फिजिकल कंपोनेंट है। केमिकल कंपोनेंट में आ जाएंगी हमारी गैसेस, गैसेस आ जाएंगी हमारी केमिकल कंपोनेंट में, ठीक है। तो ये दो तरीके के कंपोनेंट हैं, ये आपको याद रखने बहुत इंपॉर्टेंट है। बायोटिक जैविक घटक और एबायोटिक अजैविक घटक। बायोटिक में क्या क्या इंक्लूड्स होते हैं ये आपको पता होना चाहिए, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, डीकम्पोजर। एंड एबायोटिक में इंक्लूड होते हैं हमारे फिजिकल और केमिकल कंपोनेंट्स, ठीक है। तो हम आते हैं हमारे क्वेश्चंस पर कि इनसे रिलेटेड जो भी हमारे क्वेश्चंस हैं, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 है, अर्थ इज ए इकोसिस्टम लाइक, कि अर्थ किस तरीके का इकोसिस्टम है, ठीक है। तो मैंने आपको भी इकोसिस्टम के तरीके बताए थे, जैसे कि ओपन इकोसिस्टम होता है, क्लोज्ड इकोसिस्टम होता है, आइसोलेटेड इकोसिस्टम होता है। तो ओपन इकोसिस्टम कौन सा होता है? जो हमारे ज्यादातर नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो हमारे ओपन इकोसिस्टम में आते हैं, ठीक है। जैसे कि अब आप बोल दो कि पोंड वगैरह ही मैंने बताया था, ये ओपन इकोसिस्टम में आ गया। तो अर्थ जो है वो किस तरीके का इकोसिस्टम है? क्लोज्ड है, ओपन है, आइसोलेटेड है, ये सभी है। तो अर्थ जो है वो एक तरीके का क्लोज्ड इकोसिस्टम है। क्यों है? क्योंकि जो अर्थ है वो क्लोज होती है, उसके अंदर बाहर से कोई भी मैटर या फिर कोई उसका ट्रांसफर नहीं होता है मैटर हीट का। तो उसके अर्थ के जो अंदर जो नेचुरल रिसोर्सेज है वो सभी हमारे जो है क्लोज्ड इकोसिस्टम में आते हैं, लेकिन जो हमारी अर्थ है वो हमारी ओपन इकोसिस्टम में आते हैं, लेकिन जो हमारी अर्थ है वो हमारी क्लोज्ड इकोसिस्टम में आती है। और बाकी जो उसके अंदर जो नेचुरल रिसोर्सेज है वो सभी ओपन इकोसिस्टम में आएंगे। सेकंड जो हमारा क्वेश्चन है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के रिगार्डिंग, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैव स्पेसिफिक टारगेट्स टू बी अचीव्ड बाय, जो कि हमने कल की वीडियो में हमने हमारा जो टॉपिक है सस्टेनेबल डेवलपमेंट और मिलेनियम डेवलपमेंट उसको डिस्कस किया था। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो है उनका टारगेट क्या है कि नहीं कब तक हमें अचीव करना है, ईयर डिसाइड था उसके अंदर कि कब तक अचीव करना है। तो अगर आपने मेरा प्रीवियस वीडियो देखा है तो आप लोगों को पता चल गया होगा इस क्वेश्चन का आंसर 2030 तक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करना है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा असर्शन और रीजन से रिलेटेड। तो फर्स्ट है असर्शन, इसे हम पढ़ते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज ए क्रिटिकल टू वेल बीइंग ऑफ ह्यूमन सोसाइटी, ओके। सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है ह्यूमन सोसाइटी को वेल बीइंग मतलब कि उनको उनके कल्याण के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका मतलब ये है यहाँ पर। तो ये जो लाइन दी हुई है यहाँ पे, ये जो स्टेटमेंट है वो सही है या नहीं है? कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट मैंने बताया था क्या होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, कि हमें क्या है हमारे नेचुरल रिसोर्सेज का इस तरीके से यूज करना है कि हमें हमारी जो फ्यूचर जनरेशन के है उसके लिए भी बच सके, वो उसका सही तरीके से यूज कर सकें। तो ह्यूमन सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए है ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट, हाँ सही है ये स्टेटमेंट। अब हम सेकंड स्टेटमेंट पढ़ते हैं जो रीजन है, कि एनवायरमेंटली साउंड पॉलिसीज डू नॉट हार्म द एनवायरमेंट और डिप्लेट द नेचुरल रिसोर्सेज। हाँ बिल्कुल सही है कि एनवायरमेंट से रिलेटेड जो पॉलिसीज होती हैं वो हमारे एनवायरमेंट को हार्म नहीं करती हैं और हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं
उनको डेप्लेट मतलब कि उनका शेयर नहीं होता है, हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज है उनका शेयर नहीं होता है। अगर हम एनवायरनमेंट के रिगार्डिंग पॉलिसीज बनाएंगे तो उससे हमारे एनवायरनमेंट को हार्म नहीं होगा। बिल्कुल सही है, ये नहीं होगा। तो ये दोनों जो स्टेटमेंट है वो क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। ओके, तो इसलिए हमारा जो हम हमारे ऑप्शंस पर आते हैं, इससे क्या होगा, हमारा जो ऑप्शन नंबर थर्ड और फोर्थ है वो बिल्कुल कट जाएगा, क्योंकि इसमें दे रखा है कि ए इज ट्रू एंड आर इज फॉल्स, तो ये दोनों बिल्कुल गलत है क्योंकि हमारे दोनों स्टेटमेंट्स तो बिल्कुल सही हैं। तो हम आते हैं, हमें सेलेक्ट करना होगा हमारे ऑप्शन नंबर वन और सेकंड में से इसका करेक्ट आंसर क्या है। तो हमें सबसे पहले ये चेक करना होगा कि दोनों स्टेटमेंट्स बिल्कुल सही हैं, लेकिन जो रीजन है इसका, वो स्टेटमेंट फर्स्ट जो असर्शन है उसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं। ओके, तो सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में ही ये रीजन उसको क्लैरिफाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। कि फर्स्ट में असर्शन में दिया हुआ है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट हमारी ह्यूमन सोसाइटी जो है उसके कल्याण के लिए इम्पोर्टेंट है। तो सेकंड में हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में ही बता रखा है क्या, इसमें एनवायरमेंट साउंड पॉलिसीज के बारे में बता रखा है कि ये इसे हार्म नहीं पहुंचाती हैं। तो ये कहीं ना कहीं इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा है। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर टू, बोथ ए एंड आर करेक्ट बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। सो आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा, आपको ह्यूमन एंड एनवायरनमेंट इंटरेक्शंस का मीनिंग समझ में आया होगा, जो इकोसिस्टम है उसके कंपोनेंट्स के बारे में इंफॉर्मेशन मिली होगी कि इकोसिस्टम क्या होता है, उसके कितने कंपोनेंट्स होते हैं, सिस्टम ऑफ इकोसिस्टम, इकोसिस्टम कितने टाइप्स का होता है, ओपन होता है, क्लोज्ड होता है, आइसोलेटेड होता है। जो ये टर्म है ऑर्थर टॉन्सले ने दी है इकोसिस्टम। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप लोगों को समझ में आई होंगी। इस वीडियो से रिलेटेड, इस टॉपिक से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियस एग्जाम्स में आए हुए हैं, जैसे कि ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का, ये सभी क्वेश्चन प्रीवियस एग्जाम्स के रिलेटेड हैं। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी तरीके से समझ में आ गया है। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब अवर चैनल।